हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, जब हमने फार्माकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट उसके बारे में वहां पे हमने बात करी थी, जनरल फार्माकोलॉजी में जो बेसिक इंट्रो दिया था मैंने, उसमें हमने बात करी थी फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, फार्माकोलॉजी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स पे, ओके, एंड सेकंड हमारा था फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, अगर हम समझे तो फार्माकोकाइनेटिक में अब हम समझेंगे कि ड्रग मूवमेंट मींस ADME। बेसिकली हमें फार्माकोकाइनेटिक में 4 टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। ए हमारा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डी हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, एम हमारा मेटाबॉलिज्म और ई हमारा एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम इन्हीं 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसी से हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो हम यहां पर मेनली चेक करेंगे कि बॉडी का इफेक्ट, बॉडी का जो इफेक्ट है वो हमारी ड्रग में कैसे हो रहा है। ठीक है, कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में गई, एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो यहां पर जो ड्रग के ऊपर काम कर रही है वो बॉडी का इफेक्ट देख रहे हैं कि बॉडी हमारी ड्रग के साथ कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, बॉडी का इफेक्ट क्या है उस ड्रग के साथ। लेकिन फार्माकोडायनेमिक में हम बेसिकली पावर देखते हैं, किसकी? ड्रग की। ओके, ड्रग की पावर, जैसे कि जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मींस जो भी हमारी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। यहां पर हम बॉडी को देखते हैं कि ड्रग के साथ क्या कर रही है, यहां पर हम किसको देखते हैं? ड्रग को देखते हैं। ठीक है, कि जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसा है, एडवर्स इफेक्ट उसका कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक के अंदर जानेंगे। तो ये शॉर्ट में है कि आपको कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। हम यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो भी हमारे टॉपिक अभी दो या 3 से लेक्चर आएंगे वो हमारे फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर ही होंगे। ठीक है, पहले हम पूरी तरह से फार्माकोकाइनेटिक के बारे में समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक। तो हमें सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है? अपना फार्माकोकाइनेटिक, ये पार्ट देखेंगे। तो हम समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ड्रग का मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसे, जो ड्रग मूव करके, जैसे हमने बॉडी में ड्रग को इंटेक करा, ठीक है, मेडिसिन हमने इंटेक की, वो क्या हुई, बॉडी में हमारे गई, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। इन 4 चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, बॉडी का इफेक्ट हमारी ड्रग के ऊपर कैसे है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर समझेंगे। फार्माकोकाइनेटिक होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी, बॉडी में जो ड्रग हमने इंटेक करी तो वो ड्रग कैसे कैसे हर जगह जा रही है, उसका वर्क हो रहा है। ठीक है, और वो जो ड्रग के इफेक्ट आते हैं वो हमारे डायनेमिक में आते हैं, फार्माकोडायनेमिक में। लेकिन बॉडी कैसे इफेक्ट कर रही है उस ड्रग के ऊपर, वो हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो बेसिकली हमारी 4 प्रोसेस होती हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। फर्स्ट है हमारी एब्जॉर्प्शन, सेकंड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ हमारी एलिमिनेशन, या फिर हम इसी को एक्सक्रिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट में अगर बोले तो ADME, ये 4 प्रोसेसेस के ऊपर बेसिकली हमारी जो बॉडी है इफेक्ट करती है। ठीक है, किसी भी ड्रग के ऊपर। All these processes of pharmacokinetics involve in the passage of drug across the cell membrane. ये सभी जो प्रोसेसेस हैं ये इन्वॉल्व है फार्माकोकाइनेटिक की, जितनी भी प्रोसेस है ये इन्वॉल्व है किसी भी ड्रग को सेल मेम्ब्रेन के पार करने पे। ठीक है, अब हमारी जो ड्रग है अगर हम उसको इंटेक कर रहे हैं तो उसको अगर इफेक्ट देना है तो पहले तो उसे हमारी बॉडी में जो सेल होती है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, उसके पैसेज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी हमारी ये जो 4 प्रोसेसेस हैं। ओके,
इन 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें जो ड्रग है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे है। कहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कहीं फिल्ट्रेशन के थ्रू। हमारी बॉडी में बहुत सारी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी ड्रग हम अंदर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। बहुत जगह आप देखते होंगे BBB आपने सुना होगा, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर सुनेंगे, प्लेसेंटा बैरियर सुनेंगे। इसके बाद और भी जो चैनल्स हैं, आयन स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि पहले जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कैसे होगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है उनके बारे में हम समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमें इजी हो जाएगा इन सभी प्रोसेसेस को समझने में। ओके, ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। सेकेंड हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। 2 तरीके के हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। एक तो है हमारा पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। सेकेंड हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमारे कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे और भी हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप ये सोचना कि इसको हमें रियल लाइफ से कैसे एड ऑन करना है, ठीक है। हम अगर इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ के चलेंगे तो वो हमें चीजें ज्यादा बेटर वे पे क्लियर होंगी, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? ड्रग्स मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखना, जब कोई भी चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ही मूव करती है, ठीक है। कोई भी चीज जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती है, उसी डायरेक्शन पे मूव करती है, तो वो हमेशा क्या होती है? हाई से लो की तरफ होती है। ओके, हाई से लो की तरफ होती है। ओके, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन पे ही मूव कर रही है तो वो हायर से लोअर ही रहेगी। सेम चीज यहाँ पे भी है कि ड्रग्स मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? हाई से लो की तरफ ड्रग जो है वो मूव करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करेगी। आप हमेशा दिमाग लगाइए, सोचिए कि जब भी हम स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो क्या जब हम हाई से लो की तरफ आते हैं, मीन्स जब हम छत पे होते हैं, ठीक है, हमें नीचे से छत जाने पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें क्या होता है? हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उस टाइम पे। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या जब हम स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो क्या वहां पे एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है, ठीक है ना। तो वहां पे करियर की रिक्वायरमेंट होती है, हम इजिली आराम से नीचे आ सकते हैं। सेम यहाँ पे भी कंडीशन है कि जब हम हाई से लो की तरफ आते हैं तो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना किसी भी प्रकार के करियर की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स मीन्स 90% जो ड्रग्स होंगी हमारी, ठीक है, वो इसी मैकेनिज्म पर वर्क करेंगी। जितनी भी 90% जो ड्रग्स हम जिनके बारे में स्टडी करेंगे अभी आगे, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होगा 90% ड्रग्स का पैसिव डिफ्यूजन ही होगा। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, पैसिव डिफ्यूजन में वही ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं। लिपोफिलिक मतलब लिपिड सोल्यूबल। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, आपने पढ़ा होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बन के मिली होती है? फॉस्फोलिपिड से। मीन्स वो हमारी क्या होती है? फैट और लिपिड वगैरह से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे जो ड्रग का नेचर है वो कैसा होना चाहिए? लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है, लिपोफिलिक होना चाहिए। जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी उतनी अच्छी ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे कौन सी ड्रग? ओनली लिपोफिलिक ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी ड्रग, लिपिड सोल्यूबल होगी, जितनी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी उतनी अच्छी ये ड्रग हमारी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रोपेनोलॉल, सेकंड हमारा डाइजेपाम, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके हमने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। वैसे तो 90% अगर ड्रग्स जा रही है तो ज्यादातर इसी मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ओके, सेकंड है हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या है? थ्रू पैरासेलुलर स्पेस।
हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम जब जब एचएपी में पढ़ाया जाएगा आपको कि जो मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनमें कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं। जो हमारी कुछ इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्स को हम पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो जो भी ड्रग्स, जितनी भी प्रकार की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो पैरासेलुलर स्पेस से हमारी मेम्ब्रेन की पोर्स से पास होती हैं, उसके थ्रू हमारी इस तरफ से उस तरफ जाती हैं, वो हमारी क्या होंगी, फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट के अंदर आएंगी, ठीक है, वो हमारी फिल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएंगी। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, पैसिव डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि लिपोफिलिक, जितनी ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी वो हमारी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी और उसका जो डायमीटर है, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है, वो किससे, पोर्स के डायमीटर से छोटा होना चाहिए। ये चीज हमें याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग वर्क करेगी। कि हाइड्रोफिलिक जो भी हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, किससे, पैरासेलुलर के डायमीटर से छोटा होगा मॉलिक्यूलर साइज, वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी। थर्ड है हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, ये हमारा करियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर हमें करियर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तक आपने जो 2 ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पढ़े, वहां पे करियर की नीड नहीं थी, ना पैसिव में करियर की रिक्वायरमेंट थी, ना हमारे फिल्ट्रेशन में करियर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ये हमारा करियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्टिव डिफ्यूजन। देखो पैसिव और एक्टिव जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर पैसिव में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था, तो एक्टिव में जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखना है। अगर आपने पैसिव तैयार रख लिया है तो जस्ट आपको अपोजिट किसमें लिख देना है, एक्टिव डिफ्यूजन में लिख देना है। मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूवमेंट होगा, हमने क्या बताया था, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो वो ड्रग हमारी हाई से लो की तरफ जाती है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में है मूवमेंट तो वो कैसा होगा, लो से हाई की तरफ जाएगा, जस्ट अपोजिट पैसिव का, ओके। पैसिव में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, किसी भी करियर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन एक्टिव में जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर करियर की रिक्वायरमेंट भी है और एनर्जी की भी जरूरत है। यहाँ पे ड्रग्स रिलेटेड टू नॉर्मल मेटाबोलाइट आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, जैसे कि लेवोडोपा, आयरन, अमीनो एसिड, जैसे कि कुछ हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारी इस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, मीन्स क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव डिफ्यूजन, जैसे कि लेवोडोपा, आयरन, अमीनो एसिड, एसेट्रा। अब हम समझेंगे 3 मैकेनिज्म के बारे में, जो कि है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। बहुत बार आप ये सुनोगे कि यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट सुनोगे, सिम्पोर्ट, तो आपको ये समझना है कि इनका बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो जब यूनिपोर्ट की हम बात करेंगे, जब भी हम यूनिपोर्ट नेम सुनेंगे, यहां पर यूनि मतलब क्या होता है, देखो सिंगल होता है। यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल। मल्टी मतलब मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनि की बात हो रही है तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जब कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल, ओके, व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल मूव्स इन अ डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी मेम्ब्रेन है, ये ऐसे करके हमारी मेम्ब्रेन है, और कोई एक मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये इसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, सिंगल जो मॉलिक्यूल है मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज यूनिपोर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, एंटीपोर्ट। जैसे ही हम एंटी की बात सुनते हैं तो हम हमेशा जान जाते हैं कि अपोजिट बात हो रही है कुछ, है ना। हमेशा याद है हमें कि एंटी बात होती है मतलब अपोजिट, मींस अगर एक चीज इधर को जा रही है तो दूसरी उसके जस्ट अपोजिट काम करेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन मींस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आपको देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए। यूनिपोर्ट, एंटी, सिम मींस
एंटी मतलब अपोजिट, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि दो मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ए अगर इस साइड जा रहा है देन बी इधर आ रहा है, ओके। एक अगर बाहर जा रहा है मेम्ब्रेन से तो एक मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। तो व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज नोन एज एंटीपोड। सिम्पोड क्या होता है? सेम। सिम का मतलब हम याद रखेंगे यहां पर सेम, ओके। जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करें, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करें, तब वो हमारा क्या होता है? सिम्पोर्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में हमारे दो तरीके के आएंगे, ठीक है। एक तो ऐसा जिसमें कैरियर मेडिएटेड है, मींस कैरियर से मींस वहां पे कैरियर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमारा कुछ स्पेशल टाइप जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट हम जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर चुके, एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसमें भी करियर मेडिएटेड था, करियर मेडिएटेड का पार्ट है। सेकंड करियर मेडिएटेड का पार्ट है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है जहां पर करियर की रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव के केस में क्या था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर क्या था? एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वहां पर, लेकिन यहां पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन करियर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये करियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। इट इज यूनिक फॉर्म ऑफ करियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन विच मूवमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर ये चीज आई कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हुआ। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हाई से लो की तरफ मूव करने में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहां पर करियर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल एंड फैट सेल्स बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है? एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। इसकी मैकेनिज्म हम आपको आगे बहुत अच्छे से डीपली समझाएंगे, ठीक है। अभी इतना समझना है कि जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं, ठीक है, वो मसल और फैट सेल्स तक कैसे जाता है? एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है, एक करियर के थ्रू जाता है, और वो करियर का नाम क्या है? GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसे हम GLUT4 के नेम से जानते हैं। वही एक करियर है जो ग्लूकोज को मसल्स और फैट सेल्स तक पहुंचाता है। ओके, क्लियर हो गई ये चीज। अब हम समझेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? वेसिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अभी 6th 7th में, आप लोग पढ़ लेते हो ये चीज कि अमीबा कैसे अपना जो फूड है वो इनगल्फ करता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है? वेसिकल के फॉर्म में फूड को इनगल्फ करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सम लार्ज मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। वो कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे? थ्रू टिनी वेसिकल्स कॉल्ड वेसिकल ट्रांसपोर्ट। कुछ वेसिकल के फॉर्म में ये क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, उसी को हम वेसिकल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर भी क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरीके के वेसिकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो होता है इंडोसाइटोसिस, सेकंड हमारा होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब इन, ठीक है। वर्ड क्या आ रहा है? इंडोसाइटोसिस में हमारे इन वर्ड आ रहा है। इन वर्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस में हमारा इन वर्ड निकल के आ रहा है, मींस इनटू द सेल, अंदर की तरफ। एक्सोसाइटोसिस में हमारा बाहर एक्सेल कर रहा है, ठीक है। एक्सेल करते हो, इनहेल एक्सेल, तो एक्सेल मतलब आउट ऑफ द सेल, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी ना? कुछ इस तरह से समझना है। देखो, हमें चीजों को बहुत अपने रियल लाइफ से सोच के देखना है, क्या हम किस चीज को किस चीज से जोड़ सकते हैं। इंडो मतलब इन वर्ड आ रहा है, इन मतलब इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब इनटू द सेल, ठीक। एक्सोसाइटोसिस एक्स वर्ड आ रहा है, मींस एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल में क्या करते हैं? बाहर की तरफ फेंकते हैं, है ना। तो वो चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा
इट इज अ टाइप ऑफ वेसिकल ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स द सब्सटेंस इनटू अ सेल। ये एक इस तरह का ट्रांसपोर्ट है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट का ऐसा टाइप है जहां पे हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेल के अंदर मूव कराते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है वो सेल के अंदर मूव करेगा। अब एंडोसाइटोसिस के भी फर्दर 3 पार्ट हैं, जो कि है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड। एक नेम और पूछा जाता है, ठीक है, आपको फैगोसाइटोसिस ना बोल करके कुछ इस नेम से अगर देते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी हमारे फैगोसाइटोसिस होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, सेल ईटिंग भी है। ओके, सेल ड्रिंकिंग का दूसरा नाम क्या है, पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, कौन कौन से, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड। तो जो भी फैगोसाइटोसिस है वहां पे जो सॉलिड पार्टिकल है उसे इनगल्फ किया जाता है। यहाँ पे मेनली बात क्या हो रही है, इनगल्फ करके कुछ इस प्रकार से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई पार्टिकल है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है तो और ये टिनी पार्टिकल है, ठीक है। तो अब इसको अगर इनगल्फ करना है तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसे करके वेसिकल के फॉर्म में बना करके इनगल्फ कर लेगी, अपनी सेल को थोड़ा सा ऐसे मूव करा के आगे की तरफ बढ़ा करके एक क्या बना लेगी, इनगल्फ फॉर्म में बना लेगी और इसको अंदर इनगल्फ कर लेगी। तो ये इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, फैगोसाइटोसिस जिसे हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस जिसे हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, और थर्ड वन हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड। जब सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है वो हमारा होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सॉलिड मतलब हमें चबाना पड़ेगा, हम पी तो सकते नहीं है ना, तो हम इसको किससे रिलेट कर देंगे, सेल ईटिंग से। पिनोसाइटोसिस मतलब फ्लूइड को इनगल्फ कर रहे हैं, पी रहे हैं, पिनो मतलब पी रहे हैं, ठीक है, पीना वर्ड आ गया। तो पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड, जब पी रहे हैं तो क्या फ्लूइड ही होगा जिसको हम पी सकते हैं। तो फ्लूइड को हम जब इनगल्फ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा सेल ड्रिंकिंग मींस पिनोसाइटोसिस। थर्ड है हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड, जब कंटेंट को हम रिसेप्टर की हेल्प से, रिसेप्टर के थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर ले जाएं, उसे हम बोलेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ओके, मींस रिसेप्टर मीडिएटेड है उस, अगर हम रिसेप्टर की हेल्प से कंटेंट को सेल के अंदर ले जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो वो रिसेप्टर मीडिएटेड हो जाएगा। क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सेल कर रहा है, मींस जो भी एक्सोसाइटोसिस का वेसिकल ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा टाइप है जहां पे जो सब्सटेंस है हम सेल के बाहर, आउट ऑफ द सेल हम मूव करा रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसको हम लोगों ने डीपली सारी चीजें क्लियर करी है, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।